Hello learners, welcome to IS Marathon, and guys, I am back with a new lesson. Guys, this is the लेक्चर नंबर सेकंड। गाइस दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड। आपकी इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। ठीक है, पहला लेसन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर के देख लेना। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, लेक्चर टू है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, जो कि है क्राउन रूल। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कंपनी का जो रूल था, बेसिकली 1773 से लेकर के हमने देखा था 1858 तक। ठीक है, अब 1858 से लेकर के हम देखेंगे इसे 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट तक। ठीक है, यस तो सर मैम स्टार्ट करते हैं। तो क्राउन रूल 1858 से 1947 तक रहा। आप सबको पता है किस तरीके से क्या इन लोगों ने कारनामे किए हैं, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज डली हुई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, राइट। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है सबसे पहले 1858 में। अब जिस घड़ी का ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल भी इंतजार नहीं था और क्राउन को इंतजार था, वो पलता ये वाला एक्ट। ठीक है, अब ये जो एक्ट था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी पावर, एक्चुअली इसी को अबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, और इस जितनी भी पावर थी गवर्नमेंट की, टेरिटरीज थी जितनी भी, और रेवेन्यूज थे, वो सब दे दिए गए ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला क्या है कि अब जितना भी गवर्नेंस होगा वो हर मेजेस्टी के अंडर द नेम ऑफ हर मेजेस्टी होगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वायसराय। वायसराय क्या होगा, जो आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। इसने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम को एंड कर दिया। वो क्या था, वो वही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। अब आप मुझको एक क्वेश्चन से उसका आंसर दो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको गवर्न करता था, कौन से मतलब क्या इसका जुरिस्डिक्शन था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नया ऑफिस बनाया गया यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, जो कि कंप्लीट अथॉरिटी थी, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती थी। ठीक है, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, यानी कि वो इलेक्टेड था, कैबिनेट में बैठते थे वो। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल होते थे अल्टीमेटली तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी, जो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को क्या करे, असिस्ट करेगा। ठीक है, और ये जो बॉडी थी वो एडवाइजरी थी, और इसका चेयरमैन तो ऑफ कोर्स सेक्रेटरी होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि ये जो स्टेट इन काउंसिल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे थे, स्विंग और बीइंग स्यूड भी कर सकते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है कि जो रेगुलर सक्सेशन होता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात समझो कि सेक्रेटरी जो था वो इंडिया तो जाता था नहीं, इंडिया में तो रहते थे नहीं है, ये ब्रिटेन में रह करके इंडिया को रेगुलेट करते थे, तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका जो बेसिकली 1858 है, वो लार्जली कन्फाइंड है टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, सुपरवाइज किया जाए, और जो कि इंडिया इंग्लैंड में बैठे बैठे ही हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसने जो सब्सटैंशियल वे में सब कुछ चेंज नहीं कर दिया, कि पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि इंडिया में पहले से ही थे। नेक्स्ट एक्ट आता है आपका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ लिया। उसके बाद अब आता है आपका जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का। अब ग्रेट रिवॉल्ट हो गया, इसके बाद जो इन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिश ने एनालिसिस किया बहुत ज़्यादा कि ये हुआ क्यों एक्चुअली। फिर उन्होंने सोचा कि इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना पड़ेगा, इनका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी पावर्स तो ले ली गई, अब क्राउन जो है अपने हिसाब से चलाएगा, यानी कि पार्लियामेंट चलाएगी, है ना। तो अब इसमें 3 एक्ट्स लेकर के आए गए ताकि हमको कोऑपरेशन मिले इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हम्म, तो 1861, 1892 और 1909 ये वाले जो 3 एक्ट है वो इसी के लिए लाए गए। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला क्या है कि अब जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस आना स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर इंडियंस आएंगे, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर इंडियंस को लेकर के आया जाए, है ना। तो वायसराय ने क्या किया, इंडियंस को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, इसकी जो एक्सपेंडेड काउंसिल होगी। ठीक है, पहले 6 मेंबर्स की थी, अब इसको बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ा देंगे और ज़्यादा। ठीक है, अभी तो इसी की मांग करेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उसी में ही आपके आगे जा करके देखना डिमांड करेंगे मॉडरेट्स की जो है सीट्स बढ़ा दी जाए हमको, और जो है इंडियंस को रोल दिया जाए इसके अंदर। 1862 में लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, जो वाइसरॉय होते हैं, वो 3 इंडियंस को इसके अंदर नॉमिनेट करते हैं, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सरदिनगन राव, है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
तो ये वाला एक्ट था जहाँ से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास से ले ली गई थी, मुझे बताओ कौन से एक्ट के अंदर बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया था और दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। हाँ, तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इनको लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई बॉम्बे, और एक नई, बल्कि इससे क्या हुआ कि जो कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई, मिल गई बाय 1937 तक, ये जो प्रोविंसेस थे, गवर्नर्स थे। अब नेक्स्ट आता है आपका कि एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, एक नहीं काफ़ी सारी, जैसे कि बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में और पंजाब में। 1862 में बनाई गई आपके बंगाल में, 1886 में बनाई गई आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में, और 1897 में पंजाब में, है ना। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे वही बात मैंने कहा ना कि डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं ये लोग, डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव पावर दे रहे हैं प्रोविंसेस को। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आए, लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो इसके अंदर क्या होता था कि मेंबर्स जो होते थे वाइसरॉय काउंसिल के, उनको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे गवर्नमेंट के, ताकि वो उस पर डिसीजन ले सकें, है ना। तो उसके अलावा जो वाइसरॉय है, या हम 1850 एक्ट का एक्ट पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना, आई मीन 1861 का एक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो वाइसरॉय है वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है इमरजेंसी में, और इसका जो वैलिडिटी होगा वो होगा 6 मंथ। ठीक है, हमारे भी ऐसा कुछ होता है। अब नेक्स्ट एक्ट आता है आपका 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं, देखो कि इंडिया बेसिकली जो एडिशनल मेंबर्स थे, वही मैं कह रहा हूँ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं ये जो बढ़ाते जा रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो अभी क्या करते हैं कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है, नंबर है, वो उसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि जो उनकी ऑफिशियल मेजॉरिटी है, ऑफिशियल मेजॉरिटी को वो मेंटेन रखते हैं, यानी कि दे आर, इंडियंस आर नॉट इवन क्रूशियल फॉर द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल। हाँ, नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। अब बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1860 में इंडिया में आया था, ब्रिटिश लेकर के आए थे, है ना, 1860 में। एंड अब मतलब डिस्कस कर सकते हैं बजट पर, और उसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, यानी कि गवर्नमेंट से। अब नेक्स्ट आता है आपका जो नॉमिनेशंस होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के। अब देखो दो तरीके से, अभी ऊपर देखा हमने, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव और एक प्रोविंशियल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, लेकिन कौन की रिकमेंडेशन पे करेगा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गवर्नर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे। अब वो किसके रिकमेंडेशन पे आएंगे, वो आएंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स और चैम्बर्स, है ना। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इलेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है ना, कुछ रिकमेंडेड कर रहा है, फिर वाइसरॉय और गवर्नर्स उसको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेकर के आ रहे हैं अपनी अपनी काउंसिल्स में, है ना। तो अब यहाँ पर एक सिस्टम तो आ गया इलेक्शन का, बट डायरेक्ट कोई वर्ड यूज़ किया नहीं गया इलेक्शन जैसा, है ना। तो अब इसने नॉमिनेशन को रिकमेंडेशन के तौर पर बता तो दिया गया कि अब जो है रिकमेंडेशन आएगी वाइसरॉय के पास, गवर्नर्स के पास, वो लेकर के जाएंगे नाम को और नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव और लास्ट जो हमने कहा था, ठीक है, 1861 का, आई मीन 1861 का, फिर 1892 का, और फिर आपका आता है 1909 का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडियंस को लेकर के आया जाए इन द फील्ड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो ये डिस्कस कर रहे थे हम, तो ये लास्ट है इसका। उसके बाद हम 1919 का अलग एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। तो इसमें क्या होगा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 90, वो उसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडले जो था वो था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो मिंटो थे वो थे आपके वाइसरॉय, है ना। तो अब इसमें इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो कि बहुत सेंट्रल और प्रोविंसेस में थे, दोनों में ही जो है इंडियंस का नंबर इंक्रीज़ किया, है ना। 16 से 60 हो चुका था नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल में, है ना। और जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है, कितने भी हो सकते थे, यानी कि अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग नंबर्स थे, है ना। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा अगर 1909 से, तो यहाँ से बनेगा कि ऑफिशियल मेजॉरिटी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो रिटेन किया गया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ किया गया कि आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी ला सकते हो, यानी कि अब इंडियंस की मेजॉरिटी हो सकती है प्रोविंसेस में,
नेक्स्ट इसने इनलार्ज किया जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे, है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि जो डेलिब्रेशन मतलब होता है डिस्कशन, है ना, यानी कि अब जो मेंबर्स हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट में, और बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेकर के आया जाएगा उसको, वाइसरॉय गवर्नर्स की, गवर्नर्स यानी कि प्रोविंसेस में, वाइसरॉय यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट मेंबर थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक लेजिस्लेटिव में हम पार्ट थे इंडियंस, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्ट बने। सबसे पहले आते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर के तौर पर नॉमिनेट हुए थे, अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका जो वही बिल्कुल डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए ब्रिटिश, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया इनको। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब समझते हो आप, मैंने बताया आपको पहले भी कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने मुस्लिम्स हैं वहाँ पर एक मतलब जितने भी पीपल हैं वहाँ पर एक मुस्लिम ठीक है, कोई मतलब इलेक्ट करने के लिए खड़ा होना दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जितने मुस्लिम्स हैं वो सारे वोट देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से तो सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी कि, है ना। और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ सर एंड मैम कि कम्युनलाइजेशन को लीगलाइज कर दिया गया, और लॉर्ड मिंटो को इसका फादर बना दिया गया कम्युनल इलेक्टोरेट का इंडिया में। उसके इसके अलावा जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार्स, इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई इस प्रोविजन के अंदर। अब नेक्स्ट एक्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अब देखना यहाँ से किस तरीके से टर्न करते हैं हम जो गवर्नमेंट है वो। देखो 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया बेसिकली कि अभी ऐसा एक्ट आएगा जिसका इन्होंने कहा ये बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट इन इंडिया है, ताकि हम वहाँ के लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और फिर उसको उनको लिए अच्छी सी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस के थ्रू उनको पार्टिसिपेशन दें गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हर ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें इंडियंस को एसोसिएशन लिया जाएगा और ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन सके, ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रियलाइजेशन किया जाए इंडिया के अंदर। तो ये सब बात है इनका। ठीक है, अब वो तो पता ही आपको सच्चाई क्या है। इसको मॉन्टेग्यूज कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू हैं वो हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड कैम्सफोर्ड है वो है आपके वाइसरॉय। तो याद रखना पहला जो नाम आता है वो है सेक्रेटरी, बाद का जो नाम आता है वो है आपका वाइसरॉय। अब पहला फीचर देखो, पहला तो यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो इसमें क्या है कि सेंट्रल कंट्रोल था ना प्रोविंसेस के ऊपर, वो हटा दिया गया। वो कैसे रिलैक्स मतलब हटा मतलब रिलैक्स कर दिया गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अब कहा कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंट्रल काम करेगा, ये कुछ सब्जेक्ट है जिन पे प्रोविंस काम करेगा, यानी कि इन्होंने लिस्ट्स बना दी गई। अब हुआ कि नहीं हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट इससे? हाँ पढ़ो, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट, हाँ फेडरल लिस्ट जो होती है वो। तो अब इसने गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी द सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो तो इसी में थे। अब कैसे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इन्होंने सेंट्रल के सब्जेक्ट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा, है ना, इनको नहीं छेड़ेंगे बस। अब ये छेड़ेंगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में इन्होंने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक है रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि इनको कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर करेगा। जो इनका प्रोविंस का गवर्नर है, वहाँ के जो उसके मिनिस्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट कौन करेंगे सर मैम? रिजर्व सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये है, ये फर्क है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहला और दूसरा सब्जेक्ट्स में, है ना। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है इनको एडमिनिस्टर करने में गवर्नर और उसकी काउंसिल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, तो इसको बोला गया है डायरची, क्योंकि डबल सिस्टम था गवर्नेंस का, डायरची, है ना। एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर रही, एक तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही, है ना। अब क्या होना था, सीधे मुंह केवल गिरे लोग बिल्कुल, क्योंकि अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है इनका। नेक्स्ट है जो इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है, अब पता चलेगा आपको, देखना, और डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। बाईकैमरलिज्म का मतलब वो होता है एक स्टेट के, एक सिटी, एक स्टेट यानी कि कंट्री, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए दो हाउस बनेंगे। ठीक है, तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर को यहाँ पर इसने रिप्लेस किया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उनको। ठीक है, अब इन्होंने दो हाउस बनाए, अपर हाउस
और लोअर हाउस, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वो हाउस को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका जो अब तक इंडियंस देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस नहीं है, अब उसमें इंडियंस को लाया गया। 3 मेंबर्स आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो होंगे वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस होंगे, अदर देन द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ इज ऑलवेज बी द ब्रिटिश। नेक्स्ट आपका जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये कर रहा था, क्योंकि 1909 में इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरल्स मुस्लिम्स के लिए लेकर के आए थे और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कुछ यूनिवर्सिटीज़ को और एसोसिएशंस को, राइट। तो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए ये और एक्सटेंड कर दिया बेसिकली सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए जो इंडियन में स्टे करते हैं इंडिया में। अब इसने फ्रेंचाइज तो दिया लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल को दिया, यानी कि अब वही लोग वोट कर सकते हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना टैक्स देते हैं और इतना एजुकेशन हो, इस तरीके से। तो एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहली बार दी गई। नई ऑफिस बनाया गया इन्होंने हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि लंदन में बैठ करके यहाँ पर फंक्शंस को करता था। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो कुछ फंक्शंस थे वो इनको दे दिए गए थे बेसिकली हायर कमिश्नर को, है ना। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। बल्कि अगर हम कहें तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में बनाया गया था बाद में, है ना। तो वो क्यों बनाया गया था? वो बनाया गया था ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ली कमीशन कब था? 1923 से लेकर के 1924 तक, ठीक है। उसने कहा था कि सुपीरियर सिविल सर्विसेज को बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स को सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से और अथोराइज कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट्स, यानी कि अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वो अपना बजट लेकर के आ सकती हैं खुद से। नेक्स्ट है आपका जो स्टेटूटरी कमीशन है उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इंक्वायर इनटू अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट इट्स वर्किंग आफ्टर द 10 years ऑफ द कमिंग इनटू द फोर्स, यानी कि स्टेटूटरी कमीशन लेकर के आया जाएगा, लो कमीशन इनको बाद में बोला गया कि हर 10 साल में मतलब क्या बेसिकली रिपोर्ट रही, क्या वर्किंग रहा एक्ट का, है ना, ताकि एक्ट को वापस से रिन्यू किया जाए। गाइस अब अगले लेसन में हम देखेंगे जो साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन के बाद हम देखेंगे जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम देखने वाले हैं अगले लेसन में। एंड कर देंगे इस वाले चैप्टर को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा जिसके अंदर हम फिर रेफरेंस लेंगे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर इनिशिएटिव, ठीक है। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।